हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज ना न्यू ट्रेंड्स यूपीएससी में क्या क्या वो चालाकियां कर रहे हैं क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में वो नजर आएंगे और उसके साथ थोड़ी सी ट्रिक्स भी नजर आएंगी। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। इसीलिए इफ इंटरनेट इज अनस्टेबल देन प्लीज लेट मी नो, नहीं भी अगर मुझे यहाँ पे सुन रहा है तो कॉल कर देना। राइट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस करते हैं 6 मिनट्स, इन्हीं में ट्रिक्स भी समझाऊंगा। सो प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकंड जी।
हाँ जी, आर वी डन विद द क्वेश्चंस? प्लीज सेंड मी द आंसर्स। 2 लोगों के आ गए मेरे पास, बाकी भी भेज दो प्लीज। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चलो चलो, लेट्स चेक द आंसर्स। अनीत जी, आपके आंसर्स नहीं आए मेरे पास अभी तक। चलो लेट्स चेक देम, फिर ट्रिक्स की बात भी करते हैं। फर्स्ट आंसर इज ए अमेरिका, सेकंड आंसर इज बी बॉम्बे, थर्ड इज सी चंडीगढ़, फोर्थ इज डी दिल्ली, फिफ्थ इज बी बॉम्बे, सिक्स्थ इज बी बॉम्बे। सो फर्स्ट ए अमेरिका, सेकंड बी बॉम्बे, थर्ड सी चंडीगढ़, फोर्थ बी दिल्ली, फिफ्थ बी बॉम्बे, सिक्स्थ बी बॉम्बे। राइट, चलो फिर नंबर जानते हैं जल्दी जल्दी। कौन है आज के टॉपर, लेट्स डिस्कवर। हाँ जी, 6 on 6 किसी के, किसी के भी नहीं। 5 on 6। Yes, sir. Yes, Six- sir. हर्षित जी 6 on 6 हैं। Yes, sir. अरे क्या बात है, क्या बात है। आंसर्स भेजे हुए आपने, वेरी वेल डन। 5 on 6 नंदा जी आपने बोला था। Yes, sir. 4 on 6, Yes, sir. 3, Yes, sir. 2, 1, 0। चलो, सो वेल डन हर्षित जी, आपकी भी एक चॉकलेट बनती है। मेरे को बताना कब और कहाँ और कौन सा फ्लेवर, कौन सा ब्रांड। 1 फॉर यू एज वेल। एनी हाउ लेट्स डिस्कस यार, क्या क्या इसमें होने वाला था डिस्कशन इन द एमसीक्यूज। हाँ जी, सो विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स नेम लिटरली मींस मून्स रिवर। चिनाब रिवर बहुत न्यूज में रही है बिकॉज पाकिस्तान के लिए हमने वाटर रोक दिया था। कौन सा डैम था? बगलीहार। तो ये आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो चिनाब इज द आंसर ओवर हियर। देन इगला एस डिफेंस मिसाइल्स। डिफेंस के सवाल बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो इस बारी ध्यान दे लेना थोड़ा सा। कहां से लिया हमने इगला एस? रशिया से। राइट, इट इज अ रशियन मिसाइल। देन लुक एट दिस क्वेश्चन। ऐसा सा सवाल और ऐसा सा आइडिया यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ऑपरेशन सद्भावना पर। सद्भावना पर यू कुड लिटरली ट्रांसलेट इट इन व्हाट इज सद्भावना। सो ओवर हियर ऐसे सवालों में हम क्या कर सकते हैं? कगार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कगार इन हिंदी? दैट इज फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट आप इनमें से किसके साथ करेंगे? ये हमारे लोग नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, चलो जी भागो। ये हमारे लोग नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, चलो भागो। इसमें सेटलमेंट की बात ही नहीं हो सकती। सो माओइस्ट के साथ, माओइस्ट के ट्रबल को खत्म करने के लिए बाय 2026 दिस ऑपरेशन कगार और फाइनल सेटलमेंट हैज बीन रन। बट आपको अटेम्प्ट कैसे करना था इसे? यूपीएससी में भी काम आया लास्ट बार सद्भावना पे जब सवाल आया। ये कगार मींस फाइनल सेटलमेंट, सेटल आप अपने लोगों के साथ करते हैं। राइट, सो दिस इज द वे टू आंसर। देन ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा। ग्रीन, एक तो ये आइडिया है इसमें कि ग्रीन इनमें से क्या है? फॉर श्योर लीफ। फिर आप कहोगे सर एल्गी भी हो सकता है। सो अनदर आइडिया इज लुक एट द ऑड वन आउट। फंगस इज माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया इज माइक्रोस्कोपिक, एल्गी इज माइक्रोस्कोपिक, तो ऑड वन आउट इज लीफ। दिस इज तेंदू और केंदू लीफ फ्रॉम ओडिशा। अगेन आइडिया वाज ऑड वन आउट प्लस वर्ड एसोसिएशन, दैट इज ग्रीन क्या है इसमें। राइट, देन कमिंग टू डाइएथाइल पैथाइलेट। बहुत ही ट्रेंडिंग ट्रिक है ये, यूपीएससी की बहुत ट्रेंडिंग है। पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना प्लीज, सुन पा रहे हो ना मुझे? Yes, sir. बड़े ध्यान से सुनना। पहले क्या करते थे, इजी पेपर बनाने के लिए जब कट ऑफ 100 के आसपास रहती थी, सो 3 ऑप्शन दे देते थे, फूड पैकेजिंग, आईवी ट्यूब्स, विनाइल फ्लोरिंग, और आंसर होता था ऑल ऑफ द अबव। अब क्या करते हैं, 2 चेंजेस हैं इस सवाल में, 2 चेंजेस। एक तो ये वर्ड है, पहले होता था कैन बी यूज्ड,
कैन बी यूज का आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ट्रिक्स अपडेट करनी होती हैं, जो हमारी चीटिंग भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो प्लीज ये ट्रिक सुन लें और अपडेट कर लें। कैन बी यूज का आंसर था ऑल ऑफ द अबव। कॉमनली यूज्ड या यूज्ड, कल्ला यूज्ड भी हो तब भी आंसर यूजली ऑल ऑफ द अबव नहीं होता। कैन नहीं है यहाँ पे वर्ड, ध्यान रखना। सो लुक एट द ऑप्शंस नाउ। अनदर आइडिया, फूड पैकेजिंग प्लास्टिक मटेरियल की, आईवी ट्यूब्स जो आपको ग्लूकोज लगता है, आईवी ट्यूब्स होती हैं उसमें, वो भी प्लास्टिक मटेरियल की। अनदर प्लास्टिक मटेरियल इज विनाइल फ्लोरिंग, बट इसमें प्लास्टिक नहीं है, नहीं। सो दिस इज अ ग्रेट अपडेटेड ट्रिक, वो जो अब यूज कर रहे हैं। जान के ऑप्शंस 3 से ज्यादा बनाते हैं और आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता। सो आंसर बिकम्स 1, 2 and 3। बट हमने इससे आंसर नहीं याद करना, हमने ये आइडिया देखना है। एक तो कैन भी यूज की जगह कुछ और वर्ड होगा या कुछ भी नहीं होगा, इज यूज्ड होगा कि कौन सा यूज हो रहा है, और 3 ऑप्शंस एक नेचर की, चौथी ऑप्शन अलग नेचर की। योर होमवर्क इज फाइंड मी आउट सच अ क्वेश्चन फ्रॉम द पीवाईक्यू। लास्ट ईयर 2024 में भी है, 2023 में भी है। उससे पहले आपको 3 ऑप्शंस वाले मिलेंगे, ऑल ऑफ द अबव आंसर वाले मिलेंगे। प्रीलिम्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। सिर्फ लॉजिक और कॉमन सेंस से मोर देन 75 क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, दैट इज माई गारंटी, राइट? जस्ट स्टे ट्यून्ड विद इट। एनीहाउ, अनदर वेरी 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 ब्रिलियंट आइडिया, लॉजिक से ही सवाल करना है, कॉमन सेंस, यूपीएससी लॉजिक है ये। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डज नॉट डिफाइन। हमने ये पढ़ा हुआ है अपने ट्रिक्स में, वेयर इट इज मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, वो गलत होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस ये यूजुअली गलत होता है, बट एक्ट डज नॉट डिफाइन, ये भी गलत होता है। सारी एक्ट थोड़ी पढ़ के क्वेश्चन बनाएगा। यूपीएससी एग्जामिनर को अपने दिमाग में सेट करो, प्रीलिम नहीं रुकने वाला। जस्ट क्वेश्चन पेपर से, एक भी किताब, एक भी पन्ना ना खोलो, क्वेश्चन पेपर से ही प्रीलिम नहीं रुकने वाला। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, राइट? सो एक्ट डिफाइंस डज नॉट होगा तो ये गलत है, वैसे भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत है, राइट? एक्ट डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग, डेफिनेशन अभी देखेंगे आगे टॉपिक्स में, बट अभी ये अटेम्प्ट का आइडिया देखो। देन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द चीफ एनफोर्समेंट एजेंसी, यस, आंसर इज 2 ओनली। बट रिमेंबर, एक्ट जब बोलेगी, कोई ऑप्शन ऐसा आता है, एक्ट डिफाइंस, उसको यूजुअली सही मानना। कभी होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस के बारे में पूछ लेते हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछ लेते हैं, कभी जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में पूछ लेते हैं। सारी एक्ट ना तो आप पढ़ने वाले हो, ना एग्जामिनर पढ़ने वाला है। तो उसमें अगर ऐसा आ रहा है कि एक्ट डिफाइंस, सही है, एक्ट डज नॉट डिफाइन, गलत, राइट? अगर आप बहुत ही सुपर माइंड हो तो सारी एक्ट्स पढ़ लो भाई, मैं तो नहीं मना करता। बट दिस इज हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर्स। 75 questions or more can be done with this. Don't worry at all. Right, then coming to topics. First is civil services in India. ये हमारा मेंस का गवर्नेंस का मेंशन टॉपिक है। बेसिक आइडिया क्या है इसमें कि यार सिविल सर्विसेज डे पे सिविल सर्विसेज को हमने ऑनर करना था। सिविल सर्विसेज है क्या? द स्टील फ्रेमवर्क, द बैकबोन ऑफ द कंट्री। जब से कंट्री आजाद हुआ है तो इलेक्शंस में, डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में, पीपल मैनेजमेंट में, वेलफेयर ऑफ द पीपल में, सारी जगह सिविल सर्विसेज का रोल है। सो इट इज द स्टील फ्रेमवर्क और द बैकबोन ऑफ द कंट्री। देन इसमें ऑब्वियसली ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। सो इश्यूज भी हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एंडेमिक करप्शन है, एंडेमिक करप्शन है। देन रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, मतलब कि फाइलें घूमती रहती हैं, वॉर ऑफ फाइल्स है, काम होते नहीं। देन उसके बाद देयर इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दीज आर दी 3 मेजर प्रॉब्लम्स, राइट? देयर आर अदर्स देखेंगे, बट 3 मेजर अपने को पता होनी चाहिए, राइट? सो अब इसके लिए लास्ट ऑब्वियसली कि वे फॉरवर्ड क्या है। सो वे फॉरवर्ड वुड बी politically insulated, outcome driven, that outcome driven specialist efficient bureaucracy चाहिए हमें। 3 तो हो गए, आंसर तैयार हो गया, फटाफट लिख के आ जाना। बढ़िया सी हम कंक्लूजन भी लिख देंगे, एंड दैट इज इट।
एंड दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन ऑलवेज बिकॉज मेन में टॉपिक दिया है, तो 10 या 15 नंबर आपके बन जाएंगे. लेट्स रीड इट इन डिटेल्स. सो सिविल सर्विसेज डे था अप्रैल 21 को. कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला कि इंपॉर्टेंस क्या है सिविल सर्विसेज की. लेट्स लुक एट इट वेरी क्विकली. सिविल सर्विसेज डे 2025, we highlighted that civil services is indispensable for the country. While praising their contribution to governance, elections, कहाँ का काम आ रहे हैं, governance, elections, development, administration, etc. He also acknowledged deep-rooted challenges. So आपने भी ऐसे formal language लिखनी है. We also acknowledge deep-rooted challenges that impede the efficiency and credibility. Look at the language यार, ऐसी सी language लिखनी है पेपर में. Just a second, sorry. Anji. So, in the context of evolving governance needs, civil services in India stand at a critical juncture. War के बाद तो और जरूरी हो गया. So, we need to reform it, which is not just desirable but imperative. मतलब important. Language देखते चलो यार, इसको एक बार खुद से दोबारा से पढ़ना और सोचना कि जब आप आंसर में लैंग्वेज लिखते हो और इस लैंग्वेज में क्या फर्क है. हमें ये चाहिए इमोशनलेस बट फॉर्मल लैंग्वेज. Right. Then evolution and role of civil services. 1858 में मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज बेसिकली इंडिया में शुरू हुई थी, जो ब्रिटिशर्स ने शुरू करी थी. पोस्ट इंडिपेंडेंस यूपीएससी ये रोल निभा रहा है, मेरिट सिस्टम का हेड है इंडिया का. सो दे क्या करते हैं सिविल सर्वेंट्स? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, गवर्नेंस कराते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिजास्टर रिलीफ, वेलफेयर स्कीम्स, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कुछ कर रहे हैं. एंड दे सर्व एज इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑफ गवर्नेंस, इंश्योरिंग व्हाट? कॉन्टिन्यूटी इंश्योर करते हैं. गवर्नमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो चेंज होती रहेगी, राइट? सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज होती रहेगी, बट एक दो वर्ड समझो. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल. सो अकाउंटेबिलिटी है, हर 5 साल में इलेक्शन होने हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहती है सिविल सर्वेंट से, तुम मेरी बात मानो बिकॉज आई एम अकाउंटेबल. बट इनमें प्रॉब्लम्स है, ये बायस्ड हो सकते हैं. कोई हिंदू मेजॉरिटी पार्टी हो सकती है, कोई मुस्लिम मेजॉरिटी हो सकती है. सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहती है हम अकाउंटेबल हैं. सिविल या फिर सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं दीज आर द इलेक्टेड सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, सिलेक्ट हुए ये. सो ये बोलते हैं कि हम ये आप अकाउंटेबल हो तो हम न्यूट्रल एंड रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कॉन्टिन्यूटी इंश्योर करते हैं, तो आप हमारी भी सुनो. सो दोनों में थोड़ी थोड़ी टसल चलती रहती है. सो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, द मेरिट एंड स्पॉइल सिस्टम. सो मेरिट बेस्ड सिस्टम इंडिया में तो शुरू से ही फॉलो हो रहा है. पेपर होता है, आप लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं. एग्जाम होता है, रिग्रेस प्रोसेस होता है, उसके थ्रू यूपीएससी आपको सिलेक्ट करके रिकमेंड कर देता है सरकार को कि इनको ऑफिसर लगा दो. स्पॉइल सिस्टम क्या था? यूएस में बंद हुआ लास्ट में 1883 में. बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल अलायंस इट वाज डिसमेंटल्ड. व्हाई? बिकॉज अगर पॉलिटिकल अलायंस से होते तो बीजेपी आती तो सारे बीजेपी के आदमी आईएएस हो जाते, कांग्रेस आती तो सारे कांग्रेस के आईएएस हो जाते, राइट? दैट वाज नॉट फेयर एंड वुड नॉट हैव इंश्योर्ड न्यूट्रल गवर्नेंस. दैट्स व्हाई इंडिया में देयर इज रिलायंस ऑन मेरिट, राइट जी? व्हाट आर द चैलेंजेस? इरोजन ऑफ न्यूट्रलिटी. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी थोड़े राइटिस्ट डिसीजंस शायद हो रहे हैं. ब्यूरोक्रेट्स आर अलाइनिंग विद पॉलिटिकल इंटरेस्ट एज वेल. सम ऑफ देम आर आल्सो रिजाइनिंग एंड फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आर्बिट्रेरी ट्रांसफर जो नहीं मानता. अभी खेमका साहब, अशोक खेमका जी रिटायर हुए हैं. ही वाज द मोस्ट ट्रांसफर्ड आईएएस ऑफिसर एवर बिकॉज ही वाज अपराइट एंड ऑनेस्ट. तो जो नहीं होते वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में मान के उनके हिसाब से डिसीजन लेने लगते हैं. जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं उनको ट्रांसफर बहुत मिलती है, खुदे लाइन पोस्टिंग लगा देते हैं. देन जनरलिस्ट बायस, मतलब आप सपोज एक आर्ट्स ग्रेजुएट हो, अब आईएएस में सिलेक्ट हो गए तो अब आप सीएसआईआर या कोई साइंस के डिपार्टमेंट के भी हेड बन सकते हो, जो आपने खुद से भी नहीं पढ़ी. दैट इज कॉल्ड जनरलिस्ट बायस. दिस इज अ प्रॉब्लम इन This is a issue with, not a problem, issue with the Indian administrative services, right? But this is a debate कि हमें generalist चाहिए कि specialist चाहिए, कि सिर्फ साइंस ग्रेजुएट ही साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगे. But that might lead to change in character and certain other issues.
बिकॉज जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट का डिबेट बहुत बड़ा है, बट सबसे बड़ा पॉइंट उसमें ये है कि जनरलिस्ट की व्यू ब्रॉड होती है। आप आंसर्स में भी देखना, आप पॉलिटिकल एंगल भी लिखेंगे, इकोनॉमिक एंगल भी लिखेंगे, सोशल एंगल भी लिखेंगे, राइट, साइंटिफिक एंगल भी लिखेंगे। जो स्पेशलिस्ट होता है, जिसने पीएचडी एक ही सब्जेक्ट में करी है, वो सिर्फ उसी लेंस से देख पाता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी वाला सिर्फ इकोनॉमिक लेंस देखेगा, सोशल लेंस भूल जाएगा। सो दिस इज अ ह्यूज डिबेट टू बी सॉल्व्ड। देन एंडेमिक करप्शन तो है ही है जी, हर लेवल पे करप्शन देखी जाती है और अनपनिश्ड भी चली जाती है। सो व्हाट आर द रिफॉर्म्स? हमें ये कीवर्ड ध्यान रखना, इंसुलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, शिफ्ट फ्रॉम प्रोसीजर्स टू आउटकम्स, वॉर ऑफ फाइल्स ना हो, वॉर ऑफ वर्क हो, आउटकम बेस्ड हो। देन लेटरल एंट्री की बाहर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस्ड प्राइवेट सेक्टर के आदमी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकें। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट रिफॉर्म्स। देन स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज देयर। ये लास्ट में रखना पॉइंट जनरल है, ये पॉइंट्स प्लीज ध्यान रखना। कंक्लूजन में सिविल सर्विसेज हैव बीन द बैकबोन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। However, the changing landscape of governance, growing public expectations, and complexity of socio-economic challenges demand structural reforms. Reform, revamp नहीं, तोड़ना नहीं, स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना। अब अच्छी लाइन देखो, बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक इंडिपेंडेंस। ये दोनों वर्ड्स यूज कर लेना अपने आंसर में। By shifting towards an outcome oriented, number 1, expertise driven, number 2, politically insulated civil services, number 3, India can strengthen its governance foundations for the future. Now I expect कि हम ऐसे आंसर राइटिंग करेंगे, right? This is what I expect you to do, right जी? Then coming to natural hydrogen, very good idea यार, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। अभी हम देख रहे थे हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने की बात हो रही है कि हाइड्रोजन को फ्यूल यूज करो बिकॉज इसका कार्बन आउटकम कम है। हाइड्रोजन कैन बी अ ग्रीन फ्यूल। तो इसके लिए हमने देखा है ग्रे हाइड्रोजन होती है जो फॉसिल फ्यूल से बना रहे हैं, देन ग्रीन हाइड्रोजन होती है जो हम लोग किससे बना रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनाते हैं? Renewables. रिन्यूएबल एनर्जी से। सो पर बना रहे हैं यार, एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन है, और नेचुरली हाइड्रोजन वैसे कल्ली मिलती नहीं, बट नेचुरली भी हमने देखा कि बनी बनाई हाइड्रोजन भी पड़ी है अंडर रेडियो एक्टिव रॉक्स में पड़ी है। जहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है वहां पे हाइड्रोजन पड़ी है, नेचुरली बनी बनाई। कुछ रॉक्स के अंदर जहां डिग्रेडेशन हो चुकी है बहुत ज्यादा प्रेशर एंड हीट करके, वहां पे भी पड़ी है। जहां पे जियोलॉजिकल ओएसिस है वहां पे भी पड़ी है। सो इन द अर्थ्स क्रस्ट, ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज, बड़ी सिंपल सी बात है, यूपीएससी सिंपल सवाल पूछ लेता है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन अकेली नहीं मिलती, कभी वाटर के फॉर्म में मिलेगी, किसी और कंपाउंड में मिलेगी, बट अर्थ के क्रस्ट में हमें हाइड्रोजन बनी बनाई अकेली हाइड्रोजन मिल चुकी है जिसे हम एज फ्यूल यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में नहीं मिल रही। वहां से हम क्या कर रहे थे? बना रहे थे, वाटर को तोड़ लिया, हाइड्रोलाइसिस कर लिया, बट क्रस्ट में बनी बनाई मिल रही है, तो उसको हम नेचुरल हाइड्रोजन कह रहे हैं और उसको एज फ्यूल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर सी बात? सो अमेरिकन एसोसिएशन ने फॉर्मल हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन करनी शुरू कर दी है। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड फ्यूल ऑफ फ्यूचर बिकॉज पोटेंशियल टू डीकार्बोनाइज। कार्बन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करेंगे। नेचुरल हाइड्रोजन को कहते क्या है प्लीज ध्यान रखना? व्हाइट हाइड्रोजन। ये सीधा सीधा सवाल स्टेट सर्विसेज में आता होता है कि अच्छा ग्रीन कौन सी है, ग्रे कौन सी है, सबको पता है, हम व्हाइट पूछ लेते हैं। सो व्हाइट हाइड्रोजन नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अर्थ्स क्रस्ट, नेचुरली अकर करेगी, अर्थ के क्रस्ट में होगी, अनलाइक इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन। व्हाइट हाइड्रोजन ध्यान रखना। देन हाउ इज नेचुरल हाइड्रोजन फाउंड? सर्पेटिनाइजेशन, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड आयरन रिच रॉक्स। ये शब्द भी याद रखना, खासकर यूपीएससी ने भाई। सर्पेटिनाइजेशन क्या है? रॉक जो आयरन रिच है, आयरन रिच रॉक्स और वाटर जब रिएक्शन करते हैं
तो नेचुरल हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड सर्पिटिनाइजेशन, राइट। देन रेडियोलाइसिस तो खुद ही बता रहा है कि रेडियो एक्टिव रॉक्स में वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, लाइसिस इज ऑलवेज breakdown. Lysis is always breakdown. So water का breakdown in radioactive rocks. Then decomposition of organic matter in deep geological formations. जहाँ प्रेशर और हीट ज्यादा है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर टूट के भी हाइड्रोजन निकलती है. प्लीज रिमेंबर दिस, सर्पेंटिनाइजेशन. देन नेचुरल हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट. अगर हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगी. Then it can provide a low cost, low emission alternative to conventional hydrogen sources. Right? Grey hydrogen जो हम नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल से बना रहे थे, ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल से बना रहे थे. देन कॉस्ट ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन मे फॉल. अगर हमें मिल गया बना बनाया तो पैसे कम हो जाएंगे, खर्चा कम हो जाएगा. देन नेचुरल हाइड्रोजन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स. ये भी ध्यान रखने वाली बात है. जो ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, अल्ट्रामैफिक and basaltic rocks with affiliate complexes and hydrothermal systems. नहीं पता है तो स्टैटिक ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा. देन पोटेंशियल रिच रीजन्स कौन से? इंडिया के क्रेटोनिक बेल्ट्स हैं, धारवर एंड सिंघभम, सेडिमेंट्री बेसिन्स, ऑफियोलिटिक जोन्स एंड बेसमेंट रॉक फीचर्स. इन्हें ज्यादा नहीं याद करना, इन वर्ड्स के मीनिंग प्लीज पता होने चाहिए अपने को, खासकर स्टेट सर्विस वालों को इनके मीनिंग जरूर पता होने चाहिए. यूपीएससी वाले भी देख लेना. Then coming to a complex phenomenon. सारे जाग रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. So why this is a complex phenomenon? Because this is one of the biggest challenges physics faces today. आप इसे बिल्कुल ही देसी तरीके से समझो. एक ऐसा बोर्ड सा होता था, जिगसॉ पजल, और हमारे पास ऐसे बने बनाए से छोटे छोटे टुकड़े होते थे जो इसमें फिट करते थे हम लोग. लेट्स से यहाँ फिट हो गया, यहाँ फिट हो गया, देन ऐसे फिट हो गया, देन ऐसे फिट हो गया, ऐसे फिट हो गया, ऐसे फिट हो गया. सब कुछ फिट हो ही जा रहा था, 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 हो ही जा रहा था. एक पार्ट अब ऐसा है, ये वाला पार्ट, अब हमें समझ नहीं आ रहा, इसके लिए जगह भी नहीं बची, बाकी सब कुछ फिट हो चुका है इस बोर्ड में, और ये वाला पार्ट प्राइमरली फिट नहीं हो रहा. जो भी हमने ऑब्जर्व करा उसमें ये पार्ट तो फिट नहीं होता, ये वाला. सो अब ये जिगसॉ पजल में दो ही बातें हो सकती हैं. या तो हम इसकी स्पेस सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि जो बोर्ड हमने तैयार किया उसमें फिट तो होगा बट हमें जगह नहीं मिल रही, या फिर जो अभी तक सब कुछ हमने फिट करा है वो गलत है और ये सारा बोर्ड हटा के दोबारा से देखो. सो सिमिलरली S8 टेंशन और S8 पैरामीटर, S8 टेंशन इज अबाउट S8 पैरामीटर. बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में बता रहा हूं, बहुत मुश्किल चीज है. जब बिग बैंग होता है, यूनिवर्स बनी थी बिग बैंग के बाद, जो हम मानते हैं बिग बैंग होता है, फिर उसके बाद चीजें इकट्ठी होने लग जाती हैं, क्लस्टर्स बन जाते हैं, और एक क्लस्टर से ही स्टार्स एंड गैलेक्सीज बनती हैं. और हमें पता है कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड करती जा रही है. सो दिस S8 पैरामीटर क्या मेजर करता है? S8, ध्यान से सुनना, S8 पैरामीटर मेजर्स दी क्लम्पीनेस क्या है? कितने क्लस्टर्स बने हैं यूनिवर्स में, कितनी क्लस्टर ऑफ मैटर हैं, कितनी क्लम्पीनेस हुई है यूनिवर्स में. दैट इज व्हाट S8 पैरामीटर मेजर्स. सो अब इसमें टेंशन क्या है भाई? टेंशन प्रीलिम्स की है, इतना पास आ गया है, आप फिर भी इतने महंगे और मुश्किल कॉन्सेप्ट करा रहे हो. पेपर में आ जाएंगे भाई तभी मजा आएगा. एनीहाउ, सो S8 को टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि अभी तक जो ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन है, जो जिसे हम लाइट या रेडियो वेव से ऑब्जर्व कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसकी प्रेडिक्शन कुछ अलग बात करती है. डिफरेंट फ्रॉम व्हाट?
डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज प्रेडिक्टेड। जो प्रेडिक्शन है कॉस्मोलॉजी की वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल द पेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन कुछ और कहता है, प्रेडिक्टेड फिनोमिनन कुछ और कहता है। दैट इज वाई S8 पैरामीटर में डिफरेंसेस हैं, जिसे हम S8 टेंशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपली एक लाइन में समझो कि हमें लगता है यूनिवर्स कुछ और है, बट जो प्रेडिक्शंस कहती हैं वो यूनिवर्स कुछ और लगती है। इसीलिए क्लम्पीनेस को मेजर करते हुए डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसे हम S8 टेंशन कहते हैं। दिस वुड बी माई गुड सक्सेस और ग्रेट सक्सेस अगर आपको कुछ समझ आया। किसी को कुछ समझ आया कि सबको सब कुछ समझ आ गया? सुन पा रहे हो? सर आया तो है समझ, बाकी एक बार पढ़ भी लेते हैं। पढ़ भी लेते हैं? ये पढ़ेंगे तो है ही, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, बट समझ में नहीं आया? सर, मतलब हाँ जी, आपने जो बताया वो तो समझ आ गया, वो हम क्या उसको बताया, जरा रिपीट कर दो एक बार। सर कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अभी जो एक्चुअल चीजें हमें पता है उसमें फिट इन नहीं कर पा रहे हैं सही से। अच्छा, प्रिडिक्टेड अलग और ऑब्जर्व्ड अलग। अलग है कुछ। और एसेट पैरामीटर क्या है? वो कुछ क्लम्पीनेस, हमने क्या क्लम्प को टर्म यूज की समझते हो थी? आप? हाँ क्लम्प जी। को समझते हो कि मास इकट्ठा हो गया, तो कितना का मास इकट्ठा है वही इकट्ठा हुआ हुआ मास या मैटर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की पेस को इफेक्ट करता है। सो जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो अलग है, जो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं वो अलग है। ठीक है, सो दैट इज वाई वी से कि क्लम्पीनेस में कुछ तो झोल है, राइट। और इसमें मैटर एंड डार्क मैटर सब कुछ इंक्लूडेड है, डार्क मैटर भी इंक्लूडेड है, राइट जी। चलो पढ़ते हैं। सो सुबारू टेलीस्कोप इन हवाई ने यूजिंग हाइपर सुप्रीम कैम, बड़े बड़े वर्ड से डरना नहीं, आगे लैम्डा मॉडल भी आएगा, नहीं डरना। इन्होंने बोला है कि यार एसेट वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं रही है। कैसे मेजर कर रहे हैं? एसेट इज अ पैरामीटर यूज्ड इन कॉस्मोलॉजी टू क्वांटिफाई द क्लम्पीनेस और क्लस्टरिंग ऑफ मैटर, कितना इकट्ठा इकट्ठा हो गया है। आटा गूंद रहे जैसे बीच में इकट्ठा हो जाता है, कितना इकट्ठा हुआ है वो ढूंढ रहे हैं हम। सो क्लस्टरिंग ऑफ मैटर इन अ यूनिवर्स ऑन स्केल ऑफ अबाउट 26 मिलियन लाइट ईयर्स, बहुत दूर तक देखते हैं। अगर आप हबल टेलीस्कोप वगैरह से देख रहे हो वो पास देख रहा है, ये और भी ज्यादा दूर देख रहे हैं। बाय द वे, आज तक इंसान का सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है यूनिवर्स में? जो सोलर सिस्टम भी टाप चुका है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो? सर नाम वॉयजर 2। वॉयेजर। वॉयेजर मिशन थी नासा की, उसमें ये सोलर सिस्टम भी टाप चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए, बट अभी भी उसका मैसेज या रिस्पॉन्स हमारे तक पहुंच रहा है, राइट। सो एसिड पैरामीटर था क्लम्पीनेस को मेजर करने को, पेपर में इतना ही काम आ जाएगा, समझ इसलिए दे रहा हूं कि किसी को आता ना हो, अपने को आता हो। ये दोनों मैटर, बोथ विजिबल एंड डार्क मैटर की क्लस्टरिंग को डील करता है, राइट। यूनिवर्स बिगिन हुई है बिग बैंग से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। जब वो बिगिन हुई है तो उस टाइम जो लाइटें निकली हैं, वेव्स निकली हैं, वो अभी तक हमें कुछ कुछ दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है साइंस का, सीएमबी और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये क्या है? जब बिग बैंग हुआ था तब ये रेडिएशन जो थी अब हमें सीएमबी की तरह दिखती है या हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट। Then there are small fluctuations in density eventually evolved into galaxies, stars, clusters. बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हो कैसे बनी थी यूनिवर्स बिग बैंग के बाद। एसेट टेंशन refers to the mismatch in value of एसेट as obtained by, दो तरीके से मेजर कर रहे हैं हम। एक तो सीएमबी मेजरमेंट से जो हमें रेडिएशन मिल रही है बिग बैंग के टाइम की, देन कॉस्मिक शेयर या लेंसिंग सर्वेस। हमने लास्ट ईयर शायद पढ़ा था दी लेंसिंग। एनीबडी रिमेंबर दिस? यूनिवर्स या गैलेक्सी वाली लेंसिंग? सर बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू एग्जैक्टली, टू ग्रेविटेशन। एग्जैक्टली। सो
जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं, उससे क्या होता है, अगर लाइट सीधी आ रही है, यहाँ पे हमने कोई लेंस लगा दिया, तो लाइट जाती आती इससे पास होकर मुड़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लेंसिंग। सो हमारी गैलेक्सीज भी एक लेंस की तरह बिहेव करती हैं, और इस वजह से लाइट मुड़ जाती है। दैट इज कॉल्ड गैलेक्टिकल लेंसिंग और गैलेक्सी बेस्ड लेंसिंग। सो हम दो तरीके से मेजर कर रहे हैं एसेट वैल्यू को, एक कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो बिग बैंग के टाइम निकली। डोंट वरी, ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स को नहीं आता। अपने को इतना ही पता हो सीएमबी क्या है तो डरना नहीं, बट हम आगे तक जाएंगे। सीएमबी से और कॉस्मिक लेंसिंग या लेंसिंग सर्विस से हम जो वैल्यूज निकाल रहे हैं, उससे सीएमबी से हायर वैल्यू आ रही है और लेंसिंग से लोअर वैल्यू आ रही है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एसेट टेंशन। सो डिस्क्रिपेंसी किसको चैलेंज कर रही है? लैम्डा कोल्ड डार्क मॉडल। ये बस नाम सा ध्यान रख लेना कि लैम्डा कोल्ड डार्क मॉडल इज अ मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, स्पेस की स्टडी का मॉडल है लैम्डा कोल्ड डार्क मॉडल, और कुछ नहीं करना हमने कौन सा खुद जाके ढूंढना है कितना एक्सपैंड हो रहा है। हम पाकिस्तान के ड्रोन ही मार लें एक आध तो बहुत है ना। एनी हाउ, सो सीएमबी क्या था? सी ऑफ फोटॉन्स, लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स जो सारी यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। दे वर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग आफ्टर इट्स ग्लो। बिग बैंग के टाइम पे ये सीएमबी था, राइट? अभी तक ऑब्जर्व हो रहा है। साइंटिस्ट हैव मेजर्ड चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड स्टडीड इट्स लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, जो जिंदगी में समझ नहीं आती। Then based on these studies, cosmologists have estimated space to be expanding at 68 kilometers per second. कितना expand कर रहे हैं इसके हिसाब से? 68 किलोमीटर पर सेकेंड, पर मेगा पार्सेक, किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? दैट इज एन ऑब्जेक्ट 1 मेगा पार्सेक 3.26 लाइट ईयर्स अगो, मिलियन लाइट ईयर्स अगो। कोई बात नहीं, अपने सिंपल वैल्यू 68 किलोमीटर पर सेकेंड हम एक्सपैंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स बाय सीएमबी, राइट? देन कॉस्मिक शेयर या ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो हमने अभी समझा, दिस इज डिस्टॉर्शन इन गैलेक्सी शेप्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब ग्रेविटी एक लेंस की तरह बिहेव करती है, गैलेक्सी की ग्रेविटी लाइट को चेंज कर देती है। लेंसिंग हेल्प्स मैप डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट एसेट। लोअर एसेट फ्रॉम लेंसिंग सजेस्ट लेंस क्लम्पिंग देन एक्सपेक्टेड। सो दो बातें इसमें से निकल के आती हैं। एक हमने मेजर करा सीएमबी के तरीके से, दूसरा हमने मेजर करा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के तरीके से। सीएमबी में हायर स्पीड ऑफ एक्सपेंशन आ रही थी, हायर स्पीड। ग्रेविटेशनल या गैलेक्टिकल लेंसिंग में लोअर स्पीड आ रही है। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं हायर क्लम्पीनेस इसके हिसाब से है और इसके हिसाब से लोअर या लेसर क्लम्पीनेस है। सो डेरिवेशनल आंसर क्या पूछेगा? डेरिवेशनल आंसर पूछेगा दैट यूनिवर्सल एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्लम्पीनेस। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट है ना? सो ध्यान देने वाली बातें कि यार कुछ मर्जी पूछ लो, मुझे तो आता है, करके दिखा, पूछ के दिखो, राइट? सो अब इजी सवाल आ गए भाई। एक आधी मुश्किल होता है टॉपिक, बट समझना जरूरी है। ये नोटन क्या है? नोटिस टू एयर मिशन। अभी पाकिस्तान के लिए हमने एयर स्पेस बंद कर दिया कि तुम्हारी सिर्फ डिफेंस नहीं, कोई सिविल फ्लाइट भी आएगी, सिविल एविएशन वाली, उसको भी हम अलाउ नहीं करते। अगर आप आओगे तो मारेंगे, राइट? सो नोटिस टू एयर मिशन या नोटिस टू एयरमैन, बड़ी सिंपल सी बात है। सारे एयरमैन को ऑनलाइन भी, वेदर प्रेडिक्शन के साथ भी, सारी जगह अनाउंसमेंट्स के साथ भी और सर्कुलर्स में भी कह दिया जाता है कि तुम्हारे लिए ये एयर स्पेस क्लोज है। ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होता, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकता है। कोई दिक्कत आई हो, जैसे बहुत तगड़ा स्टॉर्म आ रहा हो, तब भी बोल देते हैं कि रुक जाओ भाई। या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस करा हो कि हम सैटेलाइट लगाई है 2-4 दिनों के लिए, तो रुक जाओ भाई। सो जिनको भी ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस होगी, मतलब जिनका भी विमान यहाँ पे आना होगा और आप चाहते हो कि ना आए, उन एयरमैन को आप नोटम दोगे। कौन देगा जी? एविएशन अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इंडिया की एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान के सारे पायलट्स को नोटम दे दिया है कि भैया यहाँ मत आना, मार मार के पैदल वापस भेजेंगे। 2-4 तो पकड़ भी लिए। सो इंडिया रिसेंटली इशूड अ नोटम और नोटिस टू एयर मिशन
closed its airspace for Pakistan registered, operated or leased aircrafts, airlines or military flights. So notice to air mission और notice to airman, एक notice है जिसमें बोला जाता है कि concerning the establishment, condition or change in aeronautical facility, service, procedure or hazard. The timely knowledge is essential to personnel concerned with flight operations. क्यों करते हैं जी बुलेटिन? That aircraft operations affected हैं. बुलेटिन इशू करता है एविएशन अथॉरिटी. रीजंस क्या होते हैं कि यार हैजर्ड आ गया, कोई एयर शो लगा हुआ है, कोई फ्लाइट्स में इंपॉर्टेंट पीपल, हेड ऑफ स्टेट मोदी साहब उड़ रहे हैं, रुक जाओ अभी तुम लोग, रनवे क्लोज्ड है, अनसर्विसेबल रेडियो सिग्नल खराब हो गया, या मिलिट्री का कोई इशू चल रहा है. तो दैट इज नोटम. अनसर्विसेबल लाइट्स एंड टेम्परेरी इरेक्शन ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ये उड़ नहीं सकते. सिंपल सी बात है. नोटम्स आर एनकोडेड, एनकोड करके भेजते हैं और कोड बहुत ही सिंपल रखते हैं, सेल्फ एविडेंट रखते हैं कि सबको समझ आ जाए. राइट जी. सारे अवेलेबल मीन्स में, फास्टेस्ट अवेलेबल मीन्स में मिल जाता है, इवन थ्रू इंटरनेट एक्सेस, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फ्लाइट प्लानिंग इश्यूज, टूल्स एक्सेट्रा, सारी जगह मिलेगा. और जो पायलट रिव्यू नहीं करता नोटम को, नहीं देखता उड़ने से पहले कि नोटम तो नहीं इशू हुआ, वो सवारियों को और अपने आप को दिक्कत में डालता है. सो नोटम इज नथिंग बट अ नोटिस टू एयरमैन कि यहाँ नहीं आना, अभी कोई दिक्कत है. राइट. देन ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन. एक बात ध्यान रखने वाली, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी मानता है देश? प्लीज सुनना ध्यान से. ग्रीन हाइड्रोजन इज जिसकी 1 kg प्रोडक्शन में 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंस ना निकले. लुक एट ओवर हियर दैट इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस the emissions do not exceed 2 kg of carbon dioxide equivalent. So ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी है? जिसकी 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हुए 2 kg से कम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट निकले. कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये ना हो कि 1 किलो हाइड्रोजन बनाई और 15 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी. व्हाट इज द बेनिफिट? राइट. हेंस प्लीज रिमेंबर दिस डेफिनेशन. अब ये स्कीम क्या है जी? बड़ी अच्छी स्कीम है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वालों के लिए सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि भैया आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको सब्सिडीज मिलेंगी. अब लोग नकली ग्रीन हाइड्रोजन ना बना लें, झूठ बोल के इंसेंटिव ना ले लें, इसलिए सर्टिफिकेशन स्कीम है. सो सर्टिफिकेशन स्कीम में क्या होगा जी? पहले आपको सरकार से सर्टिफाई कराना पड़ेगा कि आपकी फैसिलिटी जो आपने बनाई है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, आपकी द प्रोसेस यू आर यूजिंग एंड द प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग, ये तीनों में 2 किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रही, तभी आपकी हाइड्रोजन ग्रीन है. और ये लगातार मेजर होगी हर साल. हेंस आपकी सर्टिफिकेशन आपको इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज के लिए एलिजिबल बना देंगे. राइट जी. सो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्टार्ट करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के भी अंडर है. बहुत सवाल आ रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से, ध्यान रखना, डिटेल्स पता होनी चाहिए. स्कीम एम्फसाइजेस एक्यूरेसी इन एमिशंस डाटा, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी. क्या कर रहे हैं जी? हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करेंगे एज ग्रीन ओनली इफ इट्स नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. Non-biogenic greenhouse gas emissions do not exceed 2 kg of carbon dioxide equivalent per kg of hydrogen, right, over 12 months. So 2 किलो से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए from non-biogenic greenhouse sources. Scheme outlines a comprehensive certification process for producers to verify that hydrogen is produced using renewable energy and greenhouse gas emissions do not exceed 2 kg. राइट जी. दिस थ्रेशोल्ड इज मेजर्ड अक्रॉस द प्रोडक्शन स्टेजेस. सारी स्टेजेस में करेंगे, क्लियर डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव रोल्स लेके आएंगे. ये 2 मेथड आपको पता होने चाहिए भाई. इलेक्ट्रोलाइसिस से वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके H2O को तोड़ के हाइड्रोजन निकाल लेते हैं. देन बायोमास कन्वर्जन से भी हाइड्रोजन निकालते हैं. ये प्रोसेस प्लीज 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 डिटेल में पता होने चाहिए. नहीं पता तो इस पे वीडियो बना देंगे हम. राइट. सो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बायोमास कन्वर्जन से निकाल रहे हो, एमिशन की क्वांटिफिकेशन कर रहे हो, प्रोड्यूसर्स को अक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन करवानी है. अक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी से करवानी है,
कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, राइट। सो ग्रीन अपनी ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन है, ऑपरेट्स विद 4 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट, क्या आपका कंसेप्ट सही है, फैसिलिटी जो आपने बनाया वो सही है, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड फाइनल सर्टिफिकेट। सो 4 तरीके के सर्टिफिकेट मिलेंगे। कंसेप्ट एंड फैसिलिटी फोकस ऑन डिजाइन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस, प्रोविजनल एंड फाइनल वुड इवैल्यूएट एमिशंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। सो सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं, आपकी फैसिलिटी को भी, कंसेप्ट को भी, और प्रोविजनल एंड फाइनल सर्टिफिकेट, 4 भरी सर्टिफिकेट मिलेंगे। फाइनल सर्टिफिकेट्स आर मैंडेटरी फॉर फैसिलिटीज बेनिफिटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स लेने के लिए फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन रेगुलर या रोबस्ट डेटा मॉनिटरिंग प्रोडक्ट्स भी लगाए जाएंगे जिससे डेटा मॉनिटर होता रहे। स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन होगी with guidelines. Scheme also aligns with international standards. So international standards से जो global comparability and investor confidence है वो भी बढ़ेगा। Throughout the life cycle approach हाइड्रोजन की रखेंगे कि कहाँ से बनी, कितनी एमिशन हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ, right? Certification also enables producers to access carbon credits. जब आप कार्बन एमिशन मेजर कर रहे हो तो आप कार्बन क्रेडिट भी ले सकते हो। कार्बन क्रेडिट और सर्टिफिकेट्स, ये भी ध्यान रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट्स इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 100 kg ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्लूड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एमिशन इंटेंसिटी एंड प्रोडक्शन एट्रीब्यूट्स। 100 kg के मल्टीपल्स में इशू होंगे, राइट। फाइनल सर्टिफिकेट नॉमिनल फीस पे मिलेगा, राइट जी। सो दिस MNRE प्रोसेस इज अ डेजिग्नेटेड एजेंसी में विड्रॉ सर्टिफिकेट्स एज वेल। अगर आप प्रोसेस को बाद में चेंज करके डर्टी बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है, तो आपका सर्टिफिकेट विड्रॉ हो जाएगा। बार बार नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तो आगे के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे आप सर्टिफिकेट्स के लिए। देन ऑरेंज इकोनॉमी, क्या होता है ऑरेंज इकोनॉमी? एनीबॉडी? व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? पता होना चाहिए यार, बहुत न्यूज में रहा था, रेडियो में, अखबार में, टीवी में, कि हम सिर्फ वो फेक न्यूज देख रहे हैं जो पाकिस्तान पे आ रही है। लाहौर पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, मोदी जी जाके सालसा करेंगे इस्लामाबाद में। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी इज इकोनॉमी डीलिंग विद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से डील करने वाली इकोनॉमी इज ऑरेंज इकोनॉमी। एक और सवाल, सुन पा रहे हो मुझे कि कल्ला ही बोल रहा हूं मैं? सुन पा रहे हैं सर। सर ऑडिबल है। सो सिल्वर इकोनॉमी क्या होता है? एनीबॉडी? ये लास्ट ईयर का टॉपिक है सर, एल्डरली पर्सन से हाँ, रिलेटेड। सिल्वर इकोनॉमी इज फॉर द ओल्ड एज। इंडिया अब धीरे धीरे, अभी तो यंगेस्ट नेशन है, धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। सो ओल्ड एज के लिए केयर इकोनॉमी बहुत जरूरी है, इनके लिए पेंशन वगैरह बहुत जरूरी है, राइट। इनके लिए डज नॉट मीन मोदी साहब तो अभी भी जवान है। चलो सिंपल सवाल भी बता दो, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? सब मैरिटाइम रिलेटेड। वाटर रिलेटेड। मैरीटाइम वुड भी, बाहर चले जाओ, वाटर। हाँ जी। सो ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है और ये बहुत न्यूज में रहा था। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स समिट, इसको प्लीज ये ध्यान रखना अपने स्टेट सर्विस वाले। वेव समिट किससे डील कर रहा था? क्रिएटिव इकोनॉमी से। ये मुंबई में हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले। प्राइम मिनिस्टर ने स्पॉटलाइट करा इंडिया बूमिंग ऑरेंज इकोनॉमी, जिसमें 3 C's हैं, कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर। कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर। So orange economy is also known as the creative economy, concept that includes sectors related to creativity and cultural industries. इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आ जाएंगे और अपने सारे क्रिएटिव कंटेंट्स भी आ जाएंगे, राइट जी। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक नेटवर्क बोलता है क्रिएटिव इकोनॉमी इज एन इवॉल्विंग आइडिया that focuses on contribution and potential of creative assets to drive economic growth and development, right? So बाकी लंबी चौड़ी बातें बस इतना पता होने चाहिए। क्रिएटिव इकोनॉमी इज, ऑरेंज इकोनॉमी इज क्रिएटिव इकोनॉमी। इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स की इंटरेक्शन को डील करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इसमें आती है, काइंड ऑफ इनटेंजिबल चीजें, क्रिएटिव चीजें आएंगी। टूरिज्म भी आएगा इसमें।
नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। बाय द वे, नॉलेज बेस्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को क्या कहते हैं? जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है, वैसे नॉलेज बेस्ड को क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी। कि क्विनरी? क्वार्टरनरी। कि क्विनरी? क्वार्टरनरी सर। कि क्विनरी? सर क्विनरी में जाएंगे, अभी अभी क्वार्टरनरी में ही है। क्वार्टरनरी इज नॉलेज बेस्ड, क्विनरी क्या होता है? जो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन टेकिंग। एग्जैक्टली, थैंक यू। सो knowledge based economy, orange economy or quaternary, these industries are based on individual creativity, skill, talent with potential jobs, etc etc etc। इसमें एडवर्टाइजिंग आएगी, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, क्राफ्ट, सारी, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, वीडियो, फोटोग्राफी, फिल्म। सो किसने पॉपुलराइज करा था? कोलंबियन इकोनॉमिस्ट से ब्यूटोरागो साहब, नाम नहीं याद रखना। इवान ड्यूक भी। टर्म ऑरेंज सिंबलाइजेस क्रिएटिविटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। सो ऑरेंज इज क्रिएटिव, right? Then UNESCO के according orange economy accounts for 3% of global GDP, inspired by ideas, it's known for constant innovation, etc etc etc। याद करने वाली बात, orange economy is creative economy। Then private member bills। private member bill क्या है जी? जो भी कोई बिल नॉन मिनिस्टर अनाउंस करता है, नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, जो मिनिस्टर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल। अब इसमें ना अनाप शनाप से सवाल आते हैं कि प्राइवेट मेंबर कैन नॉट इंट्रोड्यूस दिस बिल, प्राइवेट मेंबर कैन नॉट इंट्रोड्यूस दैट बिल। और भैया भूल जाओ, एक रूल याद रख लो, प्राइवेट मेंबर सारे बिल ला सकता है, इंट्रोड्यूस करने पे कोई मनाही नहीं है, पास हुए ना हुए वो बात है ना। अब राहुल गांधी ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर है तो प्राइवेट मेंबर हुआ, प्राइवेट मेंबर ही हुआ, राइट? अब ये बिल ले आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो, इंट्रोड्यूस तो कर ही सकता है ना भाई, आके इंट्रोड्यूस कर दिया, पास कोई करने नहीं देगा। सो रिमेंबर दिस, जितना मर्जी घुमा फिरा के पूछ लें, आप समझ लो जो बिल मिनिस्टर ला सकता है वही बिल प्राइवेट मेंबर ला सकता है। अब कान खींच के कौन मेरे लिए एक्सेप्शन लाएगा? मेरे ख्याल अनीत जी सुन पा रहे हो? यस सर। एक्सेप्शन आप बताओ, बिकॉज दैट इज योर फोर्टे, नॉट सर माइन। मनी बिल नहीं ला सकते, बाकी सब ला सकते हैं। बिल्कुल, यही वेट कर रहा था मैं, मनी बिल को छोड़ के बाकी सब प्राइवेट मेंबर ला सकता है। बिकॉज मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वो रिकमेंड ही नहीं करेगा तो नहीं लाएगा, राइट? सो प्राइवेट मेंबर बिल्स में क्या है जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, बड़े बोल चाल कर रहे हैं आजकल, दैट प्राइवेट मेंबर बिल्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड गोल्ड माइन फॉर लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस। क्यों? बिकॉज जो ऑपोजिशन में बैठा है वो सरकारी पॉपुलिस्ट मेजर से अगेंस्ट जा सकता है, क्या पता किसी इंडिपेंडेंट मेंबर लेके आया हो कोई बिल। सो वो प्रोग्रेसिव एंड पॉलिटिकली इंसुलेटेड बातें भी कर सकता है जो देश के काम है, राइट? सो इन्होंने बोला है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स बहुत जरूरी हैं। सो प्राइवेट मेंबर बिल इज अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर, वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, दोनों होते हैं। सपोज बीजेपी का भी कोई मेंबर है सरकार में, पावर में, बीजेपी पावर में है, बट वो बंदा मिनिस्टर नहीं है तो वो भी प्राइवेट मेंबर होगा। देन ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद एमपी कंसर्न, नॉट विद एनी मिनिस्ट्री। खुद बनाते हैं ये बिल, बट इन्हें भी पार्लियामेंट को रूल्स को फॉलो करना होता है। स्पीकर या चेयरमैन चेक करता है भैया रूल्स के हिसाब से आया है कि नहीं। देन प्राइवेट मेंबर बिल्स ऑफन रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजिकल इंस्टेंसेस, पर्सनल स्टैंसेस और पर्सनल कन्विक्शंस। देन टाइम एलोकेशन, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात, लोकसभा में लास्ट 2.5 hours ऑफ बिजनेस ऑन एवरी फ्राइडे, लास्ट के 2.5 घंटे प्राइवेट मेंबर बिल्स को फ्राइडे को दिए जाते हैं। राज्यसभा में ऑल्टरनेट फ्राइडे 2.5 hours, एवरी ऑल्टरनेट, यहाँ एवरी फ्राइडे 2.5 घंटे, या एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे 2.5 घंटे। Since independence, only 14 PMBs or private member bills have been ever passed and received presidential assent, right? Last one becoming a law in 1970. Introduce बहुत सारे होते हैं, 17 लोकसभा में, 729 इंट्रोड्यूस हुए थे, 705 राज्यसभा में हुए थे, डिस्कस सिर्फ 2 हुए लोकसभा में, 14 राज्यसभा में, पास कोई भी नहीं हुआ, राइट? सो आज तक सिर्फ 14 पास हुए, इंट्रोड्यूस हजारों होते हैं, पास बहुत कम होते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। 18 लोकसभा 2024 में ओनली 20 MPs इंट्रोड्यूस PMBs, नॉट अ सिंगल वन वाज डिस्कस्ड, कि भाग जाओ सारे,
राइट जी। देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत न्यूज में रहता है। 2-3 बातें पता होनी चाहिए पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग इसमें डिफाइंड है। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग बाय द वे? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग। क्या वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री के साथ डाल देते हो पैसा, जब जेब में रह जाता है और मम्मी धो देती है, वो होता है लॉन्ड्रेड मनी। क्या होता है लॉन्ड्रेड मनी? कोई तो बता दो यार, सुन पा रहे हो? मुझे तो शक हो जाता है कि इंटरनेट तो नहीं उड़ गया। सुन रहे हैं सर। थैंक यू। सो कौन है इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट? शर्मा जी 6 में से 6 नंबर आए। यहाँ बताओ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? नहीं बताना? चलो मैं बता देता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग इज टेक्निकल डेफिनेशन, फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट यू मेक द criminal proceeds appear as untainted money। ले, ये तो और कंफ्यूज कर दिया भाई साहब। वही ना, सिंपल करते हैं। लेट्स से मैंने बैंक लूट करके या फिर करप्शन करके एज एन आईएएस ऑफिसर करप्शन करके 100 करोड़ कमाया था। अब मैंने क्या स्कीम करी? अब मैंने एक शेल कंपनी बना ली, उसमें अपने एक स्टूडेंट लेट से नंदा जी को डायरेक्टर रख लिया शेल कंपनी के, और 100 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट दिखा दिया, इस पे टैक्स भी दे दिया 30%। तो ये काले से चिट्टा पैसा बना लिया। सो जो भी आपका पैसा काला है या क्रिमिनल प्रोसीड से आया है, उसको जब आप शो करते हो कि ये सही है, ये सफेद पैसा है, इसमें कोई गलती नहीं है, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये टेरर फाइनेंसिंग भी ऐसी होती है। टेररिस्ट को फाइनेंस जा रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म को, टेररिस्ट को पैसे दे रहा है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं कि ये तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगेगा जी, ये तो जी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है जी। सो दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो याद करने वाली बात, मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड अंडर द एक्ट। एंड दूसरी बात जो आजकल न्यूज में रहता है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द चीफ एनफोर्समेंट एजेंसी अंडर पीएमएलए, एंड पीएमएलए ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अंडर इट्स परव्यू। 3 बातें याद करने वाली और कुछ खास नहीं। सो ईडी ने 2014 से काम बहुत बढ़ा दिया, आप सबको पता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में इनैक्ट हुई, 2009 और 12 में बहुत ज्यादा अमेंड भी हुई। एंड डेफिनेशन क्या मनी लॉन्ड्रिंग की? सेक्शन 3 में, एनी अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट क्रिमिनल प्रोसीड्स एज अनटेंटेड एसेट्स। कोई भी आपका एसेट है जो आपने क्रिमिनल या इलीगली लिया है, बट उसे दिखा रहे हो कि अनटेंटेड है, राइट जी। ऑब्जेक्ट्स क्या है? प्रिवेंट करो मनी लॉन्ड्रिंग को, अटैच एंड कन्फिस्केट एसेट्स करो, एड्रेस रिलेटेड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, राइट। पीएमएलए हैज अंडरगॉन मेजर अमेंडमेंट्स इन 2009 एंड 12, कोई खास बात नहीं। ईडी इनिशिएट कर चुका है 2024-25 में 775 न्यू इन्वेस्टिगेशंस, याद करने की जरूरत नहीं। ईडी इसका चीफ एनफोर्समेंट एजेंसी है पीएमएलए का, एंड ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अकाउंट्स करेगा। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है इसमें, कभी कभार ये सवाल आ जाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है, एपलेट अथॉरिटी डिफरेंट है। एक ही बॉडी एडजुडिकेटिंग एंड एपलेट नहीं है, अपील दूसरी जगह पड़ती है। और इसमें स्पेशल कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं। स्टेटमेंट को घुमाते ऐसे हैं दैट स्पेशल कोर्ट्स आर मेड अंडर पीएमएलए बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऐसा नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है, एपलेट अथॉरिटी भी है, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, यूजुअली सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया जाता है, राइट। एक्ट अलाउज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज वेल, ऑब्वियसली। देन फोकस एरियाज क्या है इसके? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और जो हमारी 2018 वाली फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है। इसके करके हमने, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो था जो पैसे लेके देश से भाग गया, एक्सक्यूज मी। फॉर एग्जाम्पल, विजय कौन मना रहा है यूके में जाके? मालिया। ये पैसे लेके भाग गया 100 करोड़ से ज्यादा, सो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो चुका है। पीसीएस में पूछा गया था ये 2021 में शायद। सो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में भी ईडी कन्फिस्केशन ऑर्डर कर सकता है। देन
डाई इथाइल हेक्साइल बथाइलेट, इतना मुश्किल नाम, हम इसे याद करेंगे DEHP के नाम से। ये बेसिकली एक ऑयली सा लिक्विड है, तीन ही बातें याद रखना बस इसमें, ऑयली सा लिक्विड है, बड़ी अजीब सी बात, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑयल में सॉल्युबल है। ऑयली सा लिक्विड है, नॉन, कोई ओडर नहीं है, कलरलेस ओडरलेस टाइप ऑफ ऑयली सा लिक्विड, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑयल में सॉल्युबल है, दूसरी बात। तीसरी बात, काम क्या आता है, ये प्लास्टिक्स को मोर फ्लेक्सिबल बनाता है, प्लास्टिक्स को मोर फ्लेक्सिबल बनाता है, राइट। अब प्लास्टिक से जुड़ा है तो इससे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी होगी, कैंसर भी हो सकता है, वो तो चलो है ही है। ऑयली लिक्विड, ओडरलेस, कलरलेस, वाटर में नहीं सॉल्युबल, ऑयल में सॉल्युबल, प्लास्टिक्स को फ्लेक्सिबल बनाने के काम आता है, राइट। सो बस 3-4 बातें देखने वाली थी, डिटेल्स देख लेते हैं, नहीं तो लोग बुरा मान जाते हैं कि सर डिटेल नहीं कराई, याद नहीं रहनी, बातें 3 ही याद रहनी है, देख लो भैया डिटेल। सो लैंसेट्स का ई बायोमेडिसिन एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ढूंढ के लाया है बिटवीन दिस DEHP एंड कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, हार्ट अटैक्स बिटवीन 55 to 64 एज ग्रुप। सो दिस DEHP सिंथेटिक केमिकल प्राइमरली यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर, मतलब प्लास्टिक्स को मोर फ्लेक्सिबल बनाता है एंड ब्रेकिंग रेजिस्टेंट बनाता है। कलरलेस ऑयली लिक्विड है विद लिटिल टू नो ओडर, इज सॉल्युबल इन ऑयल्स बट नॉट इन वाटर, नॉट इन वाटर, राइट। ऑल्टरनेट नेम्स भी इसके डाइऑक्साइड पैथाइलेट, DOP और बिस, ये आ चुका है पेपर में, बिस फथाइलेट, ऑफन फाउंड इन इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रिवेलेंट इन एवरीडे आइटम्स, आजकल इसमें सवाल आ रहा है, फूड पैकेजिंग मटेरियल में है, मेडिकल डिवाइसेस सच एज IV ट्यूब्स में है, चिल्ड्रन के प्लास्टिक वाले टॉयज में है, शैम्पूज, लोशंस, विनाइल फ्लोरिंग, ये ध्यान रखना प्लीज, आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, राइट, सारे प्लास्टिक की चीजों में है। देन एक्सपोजर टू DEHP वाज लिंक्ड टू अराउंड 35628 ग्लोबल डेथ्स, याद करने वाली बात नहीं। इंडिया अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ DEHP डेथ्स, थोड़ा सा ध्यान दे देना, कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स हो रही हैं इसके करके। अपार्ट फ्रॉम दिस DEHP एसोसिएटेड विद मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम, ओबेसिटी, कैंसर वैंसर सारी लिख ली, है ना। अबाउट 75% ऑफ ग्लोबल DEHP डेथ्स अकर इन रीजन लाइक एशिया, मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा, डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा बर्डन है। बट याद रखने वाली 3 बातें, ऑयली मटेरियल, ऑयल में सॉल्युबल, वाटर में नहीं, इससे क्या हो रहा है जी, प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। देन कमिंग टू केंदू लीफ, ये वो वाला लीफ है जिससे बीड़ी बनती है, जो बीड़ी के अंदर टोबैको डालते हैं ना, वो वाला लीफ इज केंदू। उड़ीसा में केंदू बोलते हैं और बाकी इंडिया में केंदू बोलते हैं। बीड़ी बनाने वाले से जानते हैं कि इससे बीड़ी बनती है, राइट। और इसे ही ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। ऐसे ऐसे सवाल फंगस पे तो आ गए, क्या पता पत्ते पर भी आ जाए, किसी को पत्ता लगाना पसंद हो, राइट। सो 8 ग्राम सवाज ने बोला है कि हमें केंदू लीफ इकट्ठे करने का आइडिया दे दो। इसमें इस न्यूज में एक और बात पता करने वाली है, प्लीज ध्यान देना, अभी नहीं, जब व्हेन आई से कॉन्सेंट्रेट अलॉट देन। उड़ीसा में ये तेंदू लीव्स इकट्ठे करके बंडल्स ट्राइबल्स ने इकट्ठे कर लिए कि हमें बेचने का मौका दिया जाए, ये कह रहे हैं कि हमें सेल करने का मौका दिया जाए अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। सो ये केंदू लीव को ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। मोस्ट वाइटल नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड तेंदू, उड़ीसा में बोलते हैं केंदू। एंड इट इज, ये लाइन, इट इज नेशनलाइज्ड लाइक बैम्बू एंड साल। बैम्बू एंड साल नेशनलाइज्ड है, जिसका मतलब कलेक्शन एंड ट्रेड आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी चीज नेशनलाइज्ड होगी उसकी कलेक्शन एंड ट्रेड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होगी। क्या यूज आता है, टोबैको इनटू बीडीज, जो पत्ता होता है वो, राइट। की प्रोड्यूसर स्टेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा इज द 3rd लार्जेस्ट आफ्टर MP एंड छत्तीसगढ़। अब ये चीज ध्यान देने वाली है, प्लीज बी विद मी ओवर हियर। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में बनाई थी। किस लिए बनाई थी, कि जो ट्राइबल पीपल हैं, फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज हैं, उनको ध्यान देना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज को कलेक्ट, यूज एंड सेल करना, क्या, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो पेड़ की लक्कड़ है ना, दैट इज अ मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो आप बिना परमिशन के काट नहीं सकते, वो आप काट ही नहीं सकते जब तक सरकार ना कहे कि काट लो। पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आपको
अलाउंस मिल जाती है कि आप उठा लो, काट लो, बेच लो। फॉर एग्जाम्पल हनी मिल जाए, अगर घूमने वाली नहीं, खाने वाली हनी, राइट, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, बी वाला हनी। अब ये मत कहना आपने कैसे हनी को बी कह दिया, असली बी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, मेजर को नहीं, राइट। ये चीज ध्यान देने वाली। अब अगली बात, 2012 में फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट को अमेंड करा था। इसमें बोला था कम्युनिटीज टू प्रोसेस, स्टोर, ट्रांसफर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विदाउट पेइंग रॉयल्टीज और सीकिंग परमिशन। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ध्यान देना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज विदाउट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट बेच सकती हैं, राइट। बट क्या कोई परमिशन नहीं लगेगी? नहीं जी, लगेगी। सरकार से नहीं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट कमेटी, इनके लोगों की खुद की कम्युनिटी की फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट कमेटी होगी जो परमिशन देगी, फॉरेस्ट ऑफिशियल नहीं। क्यों भाई ट्राइबल्स को राइट दिए जा रहे हैं? बिकॉज उन्हें फ्रीडम लगे, ऐसा लगे देश आजाद है और हम उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर रहे। और ये डिटेल्स अब पूछी जा रही हैं तभी मैं करा रहा हूँ, पहले नहीं कराता था। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006-2012 वाली अमेंडमेंट विदाउट पेइंग रॉयल्टी और सीकिंग परमिशन प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है, सेल करा जा सकता है। परमिशन कौन देगा? कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट कमेटी, फॉरेस्ट ऑफिशियल नहीं। दैट इज व्हाट इज सपोज टू बी लर्न। ऑपरेशन कगार क्या है? बस मीनिंग ध्यान रखना, फाइनल सेटलमेंट। माओइस्ट को काउंटर कर रहे हैं, स्पेशली कहां पे? जहां पे इनका रेड कॉरिडोर है। नक्सलाइट और माओइस्ट अफेक्टेड एरिया इज कॉल्ड रेड कॉरिडोर। वहां पे माओइस्ट को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन कागर चलाया गया है। नेशनल लेवल डिबेट भी हो रहा है इस पे। सो है क्या ऑपरेशन कागर? लार्ज स्केल काउंटर इंसर्जेंसी इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन 2024 aimed at dismantling the Maoist और नक्सलाइट इंसर्जेंसी इन रेड कॉरिडोर एरियाज। कहाँ पे है जी? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नेबरिंग स्टेट्स, थोड़ा थोड़ा आंध्रा में भी है। अंडर दिस ऑपरेशन 1 लाख पैरामिलिट्री ट्रूप्स इंक्लूडिंग सीआरपीएफ एक्सेट्रा, कोबरा यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, सबको लेके आके लेफ्ट विंग टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज में डिप्लॉय किया गया है, राइट। एआई भी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे, ड्रोन भी यूज करेंगे, जो आजकल बहुत काम आ रहे हैं। प्राइमरी गोल क्या है? माओइस्ट इन्फ्लुएंस को इरेडिकेट करना बाय मार्च 2026। ज्यादा जल्दी बोल दिया मेरे ख्याल में। सो रफली मीनिंग क्या है इसका? फाइनल मिशन, ध्यान रखना, फाइनल मिशन, फाइनल सेटलमेंट। करेंगे क्या जी? आइडियाज ठीक है। एक तो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाएंगे, मतलब थाने बना देंगे वहां पे माओइस्ट में, बेसिस। देन फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाएंगे, राइट। बेस बना दिया, थाना बना दिया, हाईटेक मॉनिटरिंग कर दी, जनरस सरेंडर पॉलिसी की भैया जो माओइस्ट था उसमें सरेंडर करवा दो, उसको यूपीएससी का अटेम्प्ट देने दो, राइट। देन व्हाट डू नक्सल्स वांट इन इंडिया? कौन है नक्सल भाई? ये गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। ये मार्क्सिस्ट है प्राइमरली। ये बोलते हैं रेवोल्यूशन लेके आओ और क्लासलेस सोसाइटी बनाओ, अमीरों से धन खींच के गरीबों को दे दो, दैट थ्रू वायलेंस। एंड वी डिसएग्री। हम कार्ल मार्क्स का नहीं, महात्मा गांधी का देश है। वायलेंस से नहीं, नॉन वायलेंस से रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट करेंगे। सो माओइस्ट कौन है? माओवादी बेसिकली चाहते हैं कि गरीबों को सब कुछ बांट दो, सारे अमीरों को लूट लो। देन एंगोला, यार इसकी जस्ट अफ्रीका अफ्रीका से हर साल 3-4 सवाल आ रहे हैं, सिंपल सिंपल से सवाल आ रहे हैं, प्लीज यार याद कर लो। इफ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट, राइट। सो एंगोला क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को गलत लिखा हुआ है। श्री द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो एंगोला में जाके मीटिंग करके आए हैं। सो एंगोला साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे है। अफ्रीका की ज्योग्राफी को आज ही देख लेना, 2-3 बार सवाल आ जाएंगे। रिवर्स, बेसिन्स, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी कहाँ पे है, राइट। सो साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे अटलांटिक ओशन को लगता है। लुआंडा इसकी कैपिटल है, बड़ी अजीब सा नाम। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फेवरेट यूपीएससी का, डीआरसी अनदर फेवरेट, ज़ैम्बिया, नामीबिया। ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डीआरसी की ज्योग्राफी पक्का देख लेना यूपीएससी ने भाई। देन मेजर रिवर्स कुआंगो एंड कुआजाना, कुआंगो एंड कुआजाना, तो सीयू वाली रिवर्स कुआंगो एंड कुआजाना यहाँ पे है। ज़म्बेजी भी निकलती है। माउंट मोको इनका टॉलेस्ट माउंटेन है।
रिवर याद कर लेना बस। बागलियार डैम कौन सी रिवर पर है? एनीबडी? चेनाब। थैंक यू। सो बागलिहार डैम इज ऑन चेनाब रिवर। सो ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज अभी हमने रोक दिया था पानी, जो आज खोल दिया है दोबारा से, बिकॉज ज्यादा इकट्ठा हो रहा था। सो बागलियार डैम, बागलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। 900 मेगावाट लगभग, ये 2-450 के हैं, 2-450 के मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल 900 मेगावाट बिजली बनाता है। 221 मीटर लॉन्ग है, 24 मीटर वाइड है, 51 मीटर हाइट है, याद नहीं करना कोई बात नहीं। कंक्रीट ग्रेविटी डैम है एंड कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस ऑफ 450 मेगावाट ईच। तो टोटल कैपेसिटी 900 मेगावाट, 450 के 2 प्रोजेक्ट्स हैं चेनाब रिवर पे, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट, चेनाब का लिटरल मीनिंग क्या है? मून रिवर, चन आब। राइट, इंडिया पाकिस्तान की मेजर रिवर है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। अब ये तो सिंपल फैक्ट है, सबको पता होना चाहिए। 2 स्ट्रीम्स ओरिजिनेट करती हैं, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा एंड भागा कहाँ से भागे हैं? ये तांडी से। तांडी कहाँ पे है जी? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो इंडिया से ही ओरिजिनेट कर रही है चंद्रा एंड भागा। राइट, चंद्रा भागा बोलते हैं इसे अपर रीचेज ऑफ द माउंटेन्स में। देन इट फ्लोज थ्रू वेस्ट थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, यूटी हो गया। बिटवीन द स्टीप क्लिफ्स ऑफ शिवालिक रेंज एंड लेसर हिमालय, यूटी से जा रही है जम्मू कश्मीर की, टर्निंग साउथ वेस्ट को टर्न लेके इट कंटिन्यूज इनटू पाकिस्तान, डिसेंडिंग फ्रॉम अपलैंड्स इनटू ब्रॉड एलुवियल प्लेन्स। अब ये वाली लाइन में यार कंफ्यूजन है, क्या हो रहा है जी? चेनाब जा रही है, चेनाब में कौन सी नदी आ रही है? चेनाब में आ रही है झेलम। अब ये दोनों मिल करके किससे मिल रही हैं? सतलुज से। ठीक है, चेनाब में आई झेलम, झेलम और चेनाब जाके मिली सतलुज से। अब इस पे सवाल 2 तरीके से बना देते हैं कि चेनाब सतलुज की ट्रिब्यूटरी है कि सतलुज चेनाब की है। अब लास्ट में जाके जब ये तीनों मिल जाती हैं, ये जाके गिर जाती हैं बहुत बड़ी इंडस रिवर में। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंडस में गिर रही हैं, बट आई बिलीव कि सही मायने में ये है कि चेनाब की ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब की ट्रिब्यूटरी इज झेलम एंड चेनाब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। और सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। आई थिंक दिस इज द फेयर इनफ सिस्टम कि चेनाब से मिली झेलम, तो झेलम हो गई चेनाब की ट्रिब्यूटरी, एंड फिर ये दोनों मिलके गई सतलुज में। बस ध्यान रखना, डायरेक्टली झेलम सतलुज में नहीं जा रही, ना ही डायरेक्टली चेनाब इंडस में जा रही है। कंफ्यूज नहीं होना। टोटल लेंथ चलो 974 किलोमीटर है, कोई बात नहीं। गंदे से नाम आ तो नहीं रहे, मियार नाला, सोहाल, तिरोट, भूत नाला, मरुसुदार, लिदरी, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब। The waters of Chenab are shared by India and Pakistan. Indus Water Treaty, I repeat again, सबर इंडिया का है। सभी दोबारा से लिखते हैं थोड़ा बड़ा करके। इंडस वाटर ट्रीटी सबर इंडिया का है और जिक सारी पाकिस्तान की है। सबर इज सतलुज, ब्यास एंड रावी, एंड पाकिस्तान के लिए है झेलम, इंडस एंड चेनाब। सो सारा सबर हमारा है अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, एंड जिक पाकिस्तान का है। इंडस वाटर ट्रीटी में मीडिएटर कौन था इंडिया पाकिस्तान के बीच में? वर्ल्ड बैंक। अब कौन सी रिवर हमारी है जी प्रेजेंटली 2025 में, मई 2025 में? ये हमारी तो है, बट अब मोदी जी कहते हैं ये भी हमारी। तुम्हारा क्या? टाई फिश या बाबा जी का जो भी। हमने सारे पानी पे अपना क्लेम लगा दिया कि बाय बाय थैंक यू, अब टेररिज्म खेलो, पानी हम पिएंगे, जब ज्यादा होगा तुम्हें डुबा देंगे। राइट, देन इगला एस मिसाइल, बस इतना याद करना। 2 बातें डिटेल भी कराऊंगा, डिटेल वाले भाई गुस्सा नहीं होंगे। रशिया से लिया है एंड मैन पैड है। मैन पैड क्या होता है? मैन पोर्टेबल, की बंदा उठा के लेके जा सकता है, और डिफेंस मिसाइल है।
तो बंदा उठा के लेके जा सकता है। लगभग 18 किलो की मिसाइल है और इससे डिफेंस हो सकता है, एयर डिफेंस। सो रशियन इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल है। पहलगाम टेरर अटैक से पहले हमने रिसीव भी करी है। मैन पैड है, मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने डेवलप करा है। अभी S-400 आ रहा है, उस पर एक वीडियो आ रही है, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए आजकल। शायद चंडीगढ़ और अमृतसर इसीलिए बचे हुए हैं। सो मैन पैड्स हैं, रशिया ने डेवलप करे हैं, इंडिया ने लिए हैं। लो लाइंग एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन्स को मार सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स को मार सकते हैं। इसमें सिस्टम ये लगे 9M342, याद नहीं करना। क्या याद करना है? लगभग 10.8 किलोग्राम की मिसाइल है, 18 किलोग्राम का टोटल सिस्टम है। और याद करने वाली बात जरूरी होती है, 6 किलोमीटर दूर के और 3.5 किलोमीटर हाइट ऑल्टीट्यूड के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। 6 किलोमीटर रेंज, 3.5 किलोमीटर अल्टीट्यूड। स्पीड कितनी है जी? देखो बहुत तेज है, 400 मीटर पर सेकेंड। डिप्लॉयमेंट टाइम इज 13 सेकेंड्स ओनली, 400 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखने वाली बात, इग्ला एस रशिया 6 किलोमीटर अवे एंड 3.5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। बस इतना ध्यान, दैट इज इनफ फॉर द डे। थैंक यू फॉर बेयरिंग मी। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई इशू हो तो प्लीज मेरे को बता देना। सी यू नेक्स्ट टाइम। बहुत 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 जरूरी चीजें हैं ये। एंड प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द PDFs and PPTs as well. Right? Thank you everybody. Bye bye.